हाय एवरीवन। पिछली क्लासों में हमने दो टॉपिकों को पढ़ा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इस क्रम में आगे आज हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी एक प्रकार से हम सरकार को अब पढ़ने जा रहे हैं। सरकार, तो सरकारों की अगर देश में बात करें तो सरकार से हम केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। प्रत्येक राज्यों की बात करें तो प्रत्येक राज्यों में राज्य सरकारें हैं। और सरकार का छोटा स्तर हम देखें तो स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्रामीण शासन और शहरी शासन यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं जो कार्य करती हैं, इन सरकारों को सरकार का सबसे तीसरा स्तर या छोटा स्तर स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सरकारें कार्य करती हैं और पूरे भारत देश के लिए केंद्र सरकार या संघ सरकार या जिसे हम कहते हैं भारत सरकार। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को पढ़ना यानी एक प्रकार से हम सरकार को पढ़ने जा रहे हैं। और इस प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार हम सरकार की कार्यप्रणाली को थोड़ा समझना चाहेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार को समझना। अगर इस सरकार की इस कार्य प्रणाली को हमने समझ लिया तो राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ बड़ा भाग संविधान और संविधान के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपिक पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिकों से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक। इसे अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले टॉपिकों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं सरकार की। तो देश की जो सबसे बड़ी सरकार है, इस सबसे बड़ी सरकार को हमने नाम दिया है संघ सरकार, जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार। इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं तो संघ सरकार हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिनमें से इस संघ सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया हुआ है। यानी संविधान का भाग 5 किसका उल्लेख करता है, तो वो करता है संघ सरकार या केंद्र सरकार का। और इस टॉपिक से जुड़े हुए संघ सरकार या भारत सरकार से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं, जैसे कुल हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिनमें से अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किसका उल्लेख है, तो संघ सरकार का उल्लेख है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 किसका उल्लेख करता है, संघ सरकार या भारत सरकार का। और हमारे देश की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारी, ये हमने प्राप्त की है कनाडा के संविधान से। हमारे संविधान में अधिकांश विषय वस्तु विदेशी संविधानों से प्राप्त किए हुए हैं, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था की जो थीम है वो हमने प्राप्त की है कनाडा देश से। तो ये है संघ सरकार। अब भारत बहुत ही बड़ा देश है और इस भारत देश की शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए शासन के 3 अंग बताए गए हैं। आपने नाम सुने हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। शासन को सुचारू रूप से अच्छे से चलाने के लिए इस संघ सरकार को हमने 3 भागों में बांट दिया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसे अच्छे से हमें समझना होगा कि शासन के ये जो 3 स्तंभ हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो 3 प्रकार है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है। जिससे सबसे पहले हम देखें अगर व्यवस्थापिका को, तो व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था करने वाली, व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था को बनाने वाली। और यहां पर व्यवस्था शब्द का अर्थ लिया गया है कानून से। यानी देश के लिए जो व्यवस्था बनाएगी, देश के लिए जो कानून बनाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, व्यवस्थापिका कहा जाएगा। फिर देखते हैं कार्यपालिका को, यानी कार्य करने वाली। जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है उस कानून को धरातल पर लागू करने का जो कार्य करता है वो करती है हमारी कार्यपालिका। जो कानून व्यवस्थापिका बना रही है उस कानून को लागू करने का कार्य करती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य हो गया व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। फिर बात करें न्यायपालिका, यानी न्याय करने वाली। देश के लिए जो न्याय व्यवस्था है, तो हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। और एकीकृत न्याय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर हमने सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को रखा है।
तो देश की जो भारत सरकार की जो न्यायपालिका व्यवस्था है, न्यायपालिका शक्तियां हैं, वो किसमें निहित बताई है? तो वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में निहित बताई है। इस प्रकार से शासन के इन तीनों अंगों का काम होगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इससे और अंदर हम इसमें समझते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, तो इस व्यवस्थापिका का काम हो गया देश के लिए कानून बनाना, और देश के लिए जो व्यवस्थापिका है कानून बनाने वाली, उसे हम एक और नाम से जानते हैं और इसे हम कहते हैं संसद। संसद कहते ही आपको पता चल गया होगा, संसद यानी देश के लिए कानून निर्माता, देश के लिए कानून का निर्माण करने वाली। अब इस संसद के बारे में हम देखें तो इस संसद के अंग माने गए हैं 3 और सदन माने गए हैं 2। प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, भारतीय संसद या व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं या कितने सदन हैं? तो हमें ध्यान रखना है, व्यवस्थापिका कहे चाहे संसद कहे, तो इसके कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। और सदन कितने होते हैं पूछा जाए तो इसके 2 सदन होते हैं। देखते हैं चलो इसके कौन कौन से अंग हैं और कौन से सदन हैं। अगर संसद के 3 अंग देखें तो ये 3 अंग कौन होंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों अंगों को मिलाकर बनती है संसद। संविधान का यह अनुच्छेद प्रावधान करता है 79। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद 3 अंगों से और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके 3 अंग होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके 2 सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा। यह प्रावधान करता है संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के बारे में। तो संसद के अंग हो गए 3 और सदन हो गए 2। सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी जब इन तीनों को मिलाया जाता है तब जाके बनती है संसद। संसद का क्या काम है? कानून बनाना, और कानून बनाने का कार्य किसको दिया हमने? व्यवस्थापिका, जिसका दूसरा नाम है संसद। यानी जब किसी भी विधेयक पर इन तीनों अंगों की सहमति होती है तभी जाकर वो क्या बनेगा? कानून बनेगा। और कौन बनाएगा कानून? तो कानून बनाती है हमारी संसद। ये काम हो गया व्यवस्थापिका का, कानून बनाना। लागू करने का काम धरातल पर हमने दिया है कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? तो कार्यपालिका में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इन सबको मिलाकर बनती है हमारी देश की कार्यपालिका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राष्ट्रपति को हम पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति को हम पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को हम पढ़ने जा रहे हैं अब, और इसके बाद हमें पढ़ेंगे महान्यायवादी को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात हो चुकी है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बात हम अब करेंगे। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अगर देखा जाए तो यह है हमारी वास्तविक सरकार। देश की जो वास्तविक सरकार है या सरकार में जो शक्तियों का प्रयोग करता है वास्तविक, वो होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष है, नाम मात्र की शक्तियां इसके पास। सरकार की जो वास्तविक शक्तियां निहित हैं वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो इस संघ सरकार या केंद्र सरकार को सलाह परामर्श देने के लिए विधि के विषयों पर या कानून के विषयों पर जो सलाहकार होता है वो होता है महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यानी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, विधि के विषयों पर सलाह परामर्श देने का जो कार्य करेगा वो करेगा महान्यायवादी, जिसके लिए महान्यायवादी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। इन सबको मिलाकर बनती है हमारी कार्यपालिका। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की। न्यायपालिका यानी न्याय करने वाली एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारी। शीर्ष पर हमने उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को रखा है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, भारत सरकार, संघ सरकार या केंद्र सरकार की न्याय व्यवस्था किसमें निहित बताई गई है? तो न्याय व्यवस्था निहित होंगी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में। इस न्यायपालिका का क्या मुख्य कार्य है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है, भारतीय संविधान को पढ़ने का जो व्याख्या करने का जो अधिकार है, वो हमने दिया है न्यायपालिका को। न्यायपालिका का देश में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है हमारी, और इसको मजबूती दी गई है क्योंकि इसका मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि व्यवस्थापिका द्वारा अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है
जिससे भारत के आम नागरिकों का अहित हो, तो ऐसे कानूनों को शून्य करने का काम या समाप्त करने का काम किया जाता है किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा। व्यवस्थापिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है, कार्यपालिका कोई ऐसा कानून लागू करती है जिससे संविधान का उल्लंघन हुआ हो, भारतीय संविधान का अगर कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो वहां पर बीच में कौन आएगा? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है और कार्यपालिका द्वारा जब वो कानून लागू किया जाता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया में अगर कहीं पर भी भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ तो भारतीय संविधान के उल्लंघन होने पर तुरंत वहां पर कौन आ जाएगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका द्वारा संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों का या इसे लागू करने वाले कानूनों को शून्य करने या इसे समाप्त करने का कार्य किया जाएगा किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा। और न्याय व्यवस्था किसमें निहित है देश में? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। यह था हमारा भारत सरकार और संघ, या इसे कह सकते हैं संघ सरकार या केंद्र सरकार। यह टॉपिक जुड़ा हुआ है संविधान के बाकी सारे टॉपिकों से, इसे अच्छे से समझना होगा। अगर आपने भारत सरकार या संघ सरकार को समझ लिया तो इसके बाद जो हमारा राज्य सरकार टॉपिक आएगा वो हूबहू इसका कॉपी है। जैसे हमने इसको पढ़ा है वैसे ही हमको पढ़ना होगा राज्य सरकार को। जैसे भारत सरकार की शासन व्यवस्था के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। राज्य सरकार की शासन व्यवस्था के भी 3 अंग है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को यहां पर नाम दिया है संसद, वहां पर कहा जाता है विधानमंडल। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। यहां पर कार्यपालिका, वहां पर भी राज्य की कार्यपालिका होगी। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ जाएगा, मंत्रिपरिषद की जगह राज्य की मंत्रिपरिषद आ जाएगी, महान्यायवादी की जगह महाधिवक्ता आ जाएगा। और न्यायपालिका की अगर राज्य सरकार में बात करें तो राज्य सरकार की न्याय व्यवस्थाएं जो हैं वो उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में निहित बताई है, यानी उच्चतम न्यायालय की जगह वहां पर आ जाएगा केवल उच्च न्यायालय। इस प्रकार से भारत सरकार टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लिया हमने तो राज्य सरकार वाले टॉपिक में हमें कहीं पर भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था संघ सरकार, जो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से प्राप्त की है हमने? कनाडा से। संघ सरकार की कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब संघ सरकार में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं वास्तविक सरकार की, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो देश में राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष हमने बताया था राष्ट्रपति को। अगर शासन का अध्यक्ष कहा जाए, शासनाध्यक्ष कहा जाए, तो शासनाध्यक्ष हम कहते हैं प्रधानमंत्री को। देश का शासनाध्यक्ष माना जाता है प्रधानमंत्री, यानी शासन में जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता होता है वो शक्तियों का प्रयोगकर्ता मंत्री, प्रधानमंत्री और होता है मंत्री परिषद। वास्तविक सरकार इसे हम कह सकते हैं। अब इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। तो इनसे जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74 और 75। इन दोनों अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 से कई सारे तथ्य इसमें बताए गए हैं जो हमें पढ़ने होंगे। जैसे अगर कहा जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है, इसी प्रकार से अगर कहा जाए देश में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है अनुच्छेद 74। अब बात करते हैं इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। तो क्या बताया गया है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 74 में, जिसमें क्या कहा गया इसके पद के बारे में, इसके मंत्रिपरिषद के बारे में, कि राष्ट्रपति के कार्यों में परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति के कार्यों में परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह बताया गया है अनुच्छेद 74 में।
राष्ट्रपति, हमने कहा था कि राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, वह उसके सारे कार्यों में सलाह या परामर्श कौन देता है, तो मंत्रिपरिषद देती है, और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है राष्ट्रपति। यह प्रावधान कौन सा अनुच्छेद कर रहा है, तो यह प्रावधान अनुच्छेद 74 कर रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और ये जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न अच्छा बनता है यहां से कि मंत्रिपरिषद का हेड या अध्यक्ष कहा जाए तो कौन होगा, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए कौन होगी, मंत्रिपरिषद। इस अनुच्छेद में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यों में परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यह स्पष्ट प्रावधान करता है अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह या परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। ये बाध्यता, एक प्रकार से बाध्यता कह सकते हैं या एक प्रावधान कह सकते हैं जो बताया गया है अनुच्छेद 74 में। अब इससे जुड़ी हुई बात, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो परामर्श देता है, इस परामर्श से जुड़े हुए दो संशोधन हैं। 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1974 में। भारत का मिनी संविधान इसे कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकांश इस संशोधन के माध्यम से अधिकांश परिवर्तन किए गए हैं। संविधान में अधिकांश परिवर्तन होने के कारण इस संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। और एक संशोधन है, यह भी बड़ा संशोधन है, 44वां जो हुआ था 1978 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद परामर्श देती है, इस परामर्श से जुड़े हुए ये दोनों संशोधन हैं। इन संशोधनों के माध्यम से क्या बताया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, और इसके तहत ये जो परामर्श दिया जा रहा है, इस परामर्श को बाध्यकारी बनाया गया था। यानी मंत्रिपरिषद जो भी परामर्श देगी किसे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति पर यह परामर्श क्या होगा, बाध्य होगा। यानी जो भी मंत्रिपरिषद राय परामर्श देगी, वो परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया था किसे, राष्ट्रपति को। किस संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन 1974 की मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया प्रत्येक परामर्श राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्य होगा या बाध्यकारी होगा। यानी उस परामर्श को राष्ट्रपति को मानना ही होगा। यह संशोधन हुआ था 42वां 1974 में। अब एक प्रकार से कहा जाए तो यह संशोधन गलत कह सकते हैं, इसीलिए इसमें सुधार किया गया। आगे जाकर संशोधन होता है 44वां, और 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और ये जो बाध्यकारी परामर्श बनाया गया था, इसमें संशोधन किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया कि जो भी मंत्रिपरिषद परामर्श दे रही है किसे, राष्ट्रपति को, इस संशोधन के तहत ये जो परामर्श है वो परामर्श पुनः राष्ट्रपति लौटा सकता है किसे, मंत्रिपरिषद को। यानी मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को एक बार पुनः लौटा सकता है राष्ट्रपति किसे, वापस मंत्रिपरिषद को। यह प्रावधान कौन से संशोधन में हुआ, 44वां, जो कब होता है 1978 में। फिर से समझना दोनों संशोधनों को आप। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। दो संशोधन, 42वां जो हुआ 1974 में, 44वां जो हुआ 1978 में। क्या बातें थी इसमें, तो प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा जो परामर्श दिया जा रहा है राष्ट्रपति को, वह परामर्श क्या होगा, बाध्यकारी होगा। किस संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में। जबकि 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि जो परामर्श राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, राष्ट्रपति एक बार वह परामर्श पुनः विचार के लिए वापस किसको दे सकता है, मंत्रिपरिषद को। लेकिन वही परामर्श अगर पुनः दिया जाता है तो वो परामर्श फिर राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, या राष्ट्रपति को वह परामर्श मानना होगा। लेकिन एक बार अगर कहा जाए वर्तमान में
तो एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को वापस लौटा सकता है। यह प्रावधान कौन सा संशोधन करता है? तो यह प्रावधान करता है संविधान का 44वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1978 में। ये तथ्य बताए गए हैं अनुच्छेद 74 में। अब हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 75 की। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में छोटी मोटी 6 बातें बताई गई हैं। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में, जो बताई गई है अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अब नियुक्ति में आप देखना, नियुक्ति है 2 व्यक्तियों की, एक तो है प्रधानमंत्री की और एक है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की। 2 तरह की नियुक्तियां हैं। समझना आप इस नियुक्ति में, दोनों ही नियुक्तियां किसके द्वारा होती हैं? तो ये दोनों ही नियुक्तियां राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में समस्त मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी अनुच्छेद 75 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्तियां कौन करता है? तो दोनों की नियुक्तियां की जाती हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कहा जाए, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री में, तो प्रधानमंत्री किसे बनाएगा राष्ट्रपति? ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राष्ट्रपति द्वारा किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे दल को जिसे कहां पर बहुमत प्राप्त हो? लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति होती है किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। यानी प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति नियुक्त होता है जिसके दल को कहां पर बहुमत प्राप्त हो? लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस ऐसे बहुमत प्राप्त दल का जो सबसे बड़ा नेता होगा, वो नेता नियुक्त होगा किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। और इसकी नियुक्ति सदैव कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। जब भी लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, आम चुनावों के बाद ऐसा दल जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ, जैसे हम वर्तमान में हम बात करें बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट को आज हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनका जो दल था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे चुनाव में, लोकसभा के आम चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ कहां पर? लोकसभा में। बीजेपी को जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ और इस दल का जो नेता चुना गया वो था नरेंद्र मोदी। इसीलिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल यानी भारतीय जनता पार्टी और ऐसे दल का नेता यानी नरेंद्र मोदी किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। तो ये था हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? सदैव राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान रखनी है, बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति होती है किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। और प्रधानमंत्री कभी भी निर्वाचित नहीं होता है, वो हमेशा सदैव होता है नियुक्त। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, इनके अगर हम नियुक्ति की बात करें, तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति वो भी किसके द्वारा हो रही है? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति किन्हें मंत्री बनाएगा, यह विशेषाधिकार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की, लेकिन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, यह विशेष अधिकार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री को दिया गया है। जैसे ही चुनावों के बाद
प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ नियुक्तियां होती हैं मंत्रियों की, तो मंत्रियों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति किन्हें मंत्री बनाता है? जो नाम सलाह दे, जिस नाम को परामर्श के रूप में दे राष्ट्रपति को, कौन? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों के नाम प्रपोज करता है राष्ट्रपति को देता है कि इन व्यक्तियों को आप क्या बनाएं? मंत्री बनाएं। राष्ट्रपति इसी परामर्श के अनुसार कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नामों के व्यक्तियों को ही क्या बनाता है? मंत्री बनाता है। यानी मंत्रियों की नियुक्ति होती तो है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इस नियुक्ति में कहा जाए विशेष अधिकार किसका है? तो वो है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जिन नामों का सुझाव देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को बनाता है, मंत्री बनाता है। तो ये थी नियुक्तियां। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की दोनों की नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75(1) के तहत। इसी के साथ इसमें जो दूसरी बात हमें पढ़नी है 75 में, वो है मंत्रियों की संख्या, कि मंत्रिपरिषद में कितने व्यक्ति मंत्री होंगे, इनकी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए संविधान में हमारा एक संशोधन हुआ 91, 51वां संविधान संशोधन, और यह हुआ था 2003 में। 51वां संविधान संशोधन 2003, और इस संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या तय की गई थी कि मंत्रिपरिषद में कितने व्यक्ति मंत्री होंगे। और इस संशोधन के तहत यह तय किया गया कि देश में कुल लोकसभा सदस्य संख्या, यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत? 15%। भारत की लोकसभा में, संसद की लोकसभा सदन में कुल सदस्य संख्या में से 15% व्यक्ति मंत्री हो सकते हैं। किसमें? मंत्रिपरिषद में। यह संख्या तय की गई 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कि मंत्रिपरिषद में कुल लोकसभा सदस्य संख्या का कितने व्यक्ति मंत्री होंगे? 15%। अच्छा प्रश्न बनता है यहां पर, मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे कुल संसद सदस्य संख्या का 15%, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। तो हमारा उत्तर होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। इतने व्यक्ति मंत्री हो सकते हैं किसमें? मंत्री परिषद में। यह थी मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। आपको संशोधन याद रखना है कौन सा? 51वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ है? 2003 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 उपबंध 2 की। तो इसमें बताया गया है मंत्रियों का कार्यकाल। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल में मंत्रियों का कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल के बारे में वर्षों में कोई कार्यकाल नहीं बताया गया है। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रत्येक मंत्री अपना पद धारण करेगा। यानी मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो वर्षों में निश्चित नहीं बताया गया है संविधान में, कितने वर्ष का मंत्री का कार्यकाल हो सकता है। ऐसा कोई वर्षों में अवधि भारतीय संविधान में बताई गई नहीं है। केवल इनके कार्यकाल से जुड़ी हुई एक बात बताई गई है अनुच्छेद 75 में कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा या पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत का अर्थ हो सकता है इच्छा अनुसार, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह व्यक्ति पद पर बना रहेगा। लेकिन क्या वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रहता है? तो ऐसा नहीं है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि इस व्यक्ति को आप मंत्री पद से हटा दीजिए, तो तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति द्वारा उस मंत्री को पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि किसी मंत्री का वर्षों में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। यह पद से मंत्री को पद पर बैठाना या हटाना, यह शक्ति एक प्रकार से संविधान में कही जाए तो किसे दी है? राष्ट्रपति को। नाम मात्र, अगर वास्तविक देखा जाए तो यह शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास।
तो मंत्रियों का कार्यकाल हो गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहेगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 75, जिसमें तीसरी बात यह बताई है उत्तरदायित्व को लेकर। किसका उत्तरदायित्व? मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व। तो इसमें यह कहा गया है कि हमारी जो मंत्री परिषद है, यह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। हमारी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब ये जो उत्तरदायित्व है, यह उत्तरदायित्व दो प्रकार का है। एक तो है सामूहिक और एक प्रकार से कह सकते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत अगर उत्तरदायी, अगर किसी मंत्री का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। जबकि सामूहिक रूप से किसी मंत्री का उत्तरदायित्व अगर देखे, मंत्री परिषद, समस्त मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व देखे तो वो किसके प्रति बताया गया है? लोकसभा के प्रति। ऐसा क्यों? लोकसभा के प्रति ही क्यों? क्योंकि ऐसी मंत्री परिषद या ऐसी सरकार को हम पद से हटा सकते हैं, इसी मंत्री परिषद को हम बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसे बर्खास्त करने की प्रक्रिया या ऐसी कार्रवाई कहां पर की जा सकती है? केवल ऐसी कार्रवाई कहां पर की जा सकती है? लोकसभा में। लोकसभा में भी एक प्रस्ताव लाकर, कौन सा प्रस्ताव है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत प्रधानमंत्री और समस्त मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत, और ऐसे प्रस्ताव कहां पर लाए जा सकते हैं? लोकसभा में। यानी मंत्री परिषद को एक प्रकार से मंत्री परिषद पर कमांड रखने के लिए कौन है? लोकसभा है। क्योंकि लोकसभा के माध्यम से इस सदन में अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री इनको बर्खास्त किया जा सकता है, या ऐसे प्रस्ताव रखे गए यहाँ पर जिससे मंत्री परिषद एक प्रकार से सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यह प्रावधान हमारा बताया गया अनुच्छेद 75(3) में कि हमारी जो मंत्री परिषद है, यह समस्त मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 75(4). तो इसमें बताया गया है शपथ। किसकी शपथ? मंत्री परिषद में समस्त मंत्रियों की शपथ। शपथ के बारे में कहा जाए तो एक अनुसूची है हमारे संविधान की, अनुसूची 3, जिसमें शपथ का उल्लेख दिया गया है। तो मंत्रियों की जो शपथ होती है इसका उल्लेख है अनुसूची 3 में। और हमारे जो समस्त मंत्री हैं वो किसके सम्मुख शपथ लेंगे? किसके समक्ष शपथ लेंगे? तो मंत्री, समस्त मंत्री शपथ लेते हैं किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति के समक्ष प्रत्येक मंत्री क्या शपथ लेगा अपने पद की? तो अपने पद के गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो पद की गोपनीयता की शपथ प्रत्येक मंत्री किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष। कौन सी अनुसूची के तहत? अनुसूची 3 के तहत। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 75(4). मंत्रियों की शपथ, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेगा। फिर बात करें हम अनुच्छेद 75 उपबंध 5 में, इसमें बताया गया है संसद की सदस्यता, जिसके बारे में यह कहा गया है कि अगर देश में बिना संसद सदस्यता के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रह सकता है, बिना संसद सदस्यता के, तो बिना संसद सदस्यता के कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। हाँ, एक बार वह प्रधानमंत्री जरूर बन सकता है बिना संसद सदस्यता के, लेकिन उसे एक निश्चित अवधि में संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होगा। और यह निश्चित अवधि क्या है? यह निश्चित अवधि है क्या? 6 माह। यानी जब भी कोई चुनाव हुए और या जब भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुआ और मान लो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसे समय में जब भी उसने पद धारण किया, पद की शपथ ली, वहां से वहां 6 माह तक इस पद पर बना रह सकता है। और इस समयावधि के बीच अगर उसने संसद के किसी एक सदन की सदस्यता नहीं ली, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ली,
तो उसे प्रधानमंत्री पद से या उदाहरण के लिए कोई मंत्री पद से हटना होगा। यानी बिना संसद सदस्यता के भी कोई व्यक्ति एक बार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक बिना सदस्यता के वहां इन पदों पर बना नहीं रहेगा। कितने समय तक बना रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह बीत जाने के बाद इस पद पर वह बना नहीं रहेगा। यानी बिना संसद सदस्यता के कोई व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री कहे चाहे मंत्री कहे बन सकता है। इस समय अवधि के बीच अगर संसद सदस्यता ले ली तो वह पद पर बना रहेगा, अन्यथा उसे पद से हटना होगा। ये प्रावधान बताया गया अनुच्छेद 75 में कि बिना संसद सदस्यता के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद में मंत्री पद पर बना रह सकता है। कितने समय के लिए? 6 माह तक। यानी 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है, चाहे लोकसभा की सदस्यता ले या फिर राज्यसभा की। इसके बाद बात करते हैं अंतिम रूप से अनुच्छेद 75 उपबंध 6 में। इसमें बताए गए हैं वेतन भत्ते। मंत्री परिषद में मंत्रियों के वेतन और भत्ते। तो इनके वेतन भत्ते कौन तय करता है? तो इनके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं, अवधारित किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत की संसद द्वारा। यानी समस्त मंत्री परिषद में मंत्रियों के वेतन व भत्ते कौन तय करता है, कौन अवधारित करता है? भारत की संसद। संसद ये तय करेगी कि मंत्री क्या वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। तो ये था हमारा अनुच्छेद 75। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कई सारी बातें इसमें बताई गई हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़ी हुई। सबसे पहले अनुच्छेद 75(1) में नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति होती है कहां पर, किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए या सुझाए गए नामों के व्यक्तियों को मंत्री परिषद में मंत्री पद पर नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 75(2) में कार्यकाल। तो मंत्री का क्या कार्यकाल बताया गया है? तो मंत्रियों का कार्यकाल बताया गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार या प्रसाद पर्यंत कोई मंत्री पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 75 में उत्तरदायित्व। तो मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(4) में शपथ। तो मंत्रियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। क्या शपथ लेते हैं? पद की गोपनीयता की। किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष। अनुच्छेद 75 उपबंध 5 में संसद सदस्यता। तो बिना संसद सदस्यता के भी 6 माह तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री पद पर बना रह सकता है। इस समय अवधि के बीच उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है उस संबंधित पद पर बने रहने के लिए। अनुच्छेद 75(6) में वेतन और भत्ते। तो मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन तय करता है? मंत्रियों के वेतन भत्ते तय होते हैं किसके द्वारा? संसद द्वारा। यानी भारत की संसद ये तय करेगी कि मंत्री क्या वेतन प्राप्त करेगा, क्या भत्ते उसे प्राप्त करेंगे होंगे। ये था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद 74 और 75। अब 74 व 75 के बाद अब हम और 2 अनुच्छेदों की बात करेंगे, अनुच्छेद 77 और 78। बीच में जो एक अनुच्छेद है 76 वो महान्यायवादी के बारे में प्रावधान करता है, जिसको हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। अभी हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित 2 और अनुच्छेद 77 और 78। 77 की हम बात करते हैं तो 77 में यह बात बताई गई है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्यवाही किसके नाम से होती है? तो यह राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 77, जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार या संघ सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य किसके नाम से होते हैं? वो ये सारे काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम से। इसीलिए तो राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि सारी जगह नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति आएगा, जबकि इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता होता है प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधित समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है, अनुच्छेद 77।
इसी अनुच्छेद में एक और उपबंध है अनुच्छेद 77(3), जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक संपन्न करने के लिए जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों में कार्य के विभाजन के लिए, आवंटन के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाएंगे। जब मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन होता है, विभागों का आवंटन होता है, तो दो बातें हमें समझनी है। ऐसे कार्यों के विभाजन के लिए जो नियम बनते हैं, नियम बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रियों के बीच कार्यों के विभाजन हेतु जो नियम बनते हैं, इन नियमों को बनाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि कहा जाए मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन, तो विभागों का आवंटन सदैव कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों के लिए कार्यों का विभाजन, कार्य विभाजन के लिए जो नियम बनते हैं, वो नियम सदैव राष्ट्रपति बनाता है। जबकि कार्यों का विभाजन या आवंटन या विभागों का आवंटन कहा जाए तो वो किया जाता है सदैव किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करे। जबकि कार्यों के विभाजन के लिए जो नियम बनते हैं, वो नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 77 उपबंध 3 के तहत 77(1) में कहा गया है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां या कार्यवाही या समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। जबकि अनुच्छेद 77 उपबंध 3 में कहा गया है, भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक संपन्न करने के लिए मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन के नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। जबकि विभागों का आवंटन कौन करता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 77। अब एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 78 में बताया गया है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। देश में शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता यानी प्रधानमंत्री, इसका कर्तव्य एक प्रकार से संविधान के एक अनुच्छेद में बताया गया है 78 में। क्या कर्तव्य बताया गया है? भारत सरकार कहे, संघ सरकार कहे या केंद्र सरकार, इस सरकार के विधान विषयक संबंधित या प्रशासन संबंधित जो भी कार्यवाही होनी है, जो भी मंत्री परिषद ने विनिश्चय किए हैं, उन विनिश्चय को, उन कार्रवाई को राष्ट्रपति अपने कर्तव्य के तहत बताएगा। किसे बताएगा? राष्ट्रपति को। यानी संघ सरकार के प्रशासन संबंधित या विधान विषयक संबंधित कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य के तहत किसे देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे कार्यों की सूचना मांग भी सकता है, तो ऐसी सूचनाएं मांगने पर प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य के तहत ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा किसे? राष्ट्रपति को। तो ऐसा प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है अनुच्छेद 78 में, जिसमें कहा गया है संघ सरकार के प्रशासन व विधान विषयक संबंधित कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ एक और बात अनुच्छेद 78 में बताई गई है, किसी विषय पर किसी मंत्री द्वारा विनिश्चय कर लिया गया है, लेकिन मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो ऐसे समय में ऐसे विषय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाने का कार्य किया जाएगा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। जब किसी मंत्री ने किसी विषय पर विनिश्चय कर लिया है, निर्णय कर लिया है, लेकिन मंत्री परिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया है, तो ऐसे समय में ऐसे विषय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। ये बातें थी अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य स्वरूप, जिसमें महत्वपूर्ण जो बात है, प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य के तहत विधान विषयक संबंधित, प्रशासन संबंधित जानकारी देगा किसे? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 78। ये हमने बातें की थी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। महत्वपूर्ण बातें आज हमने पढ़ी है इस पार्ट 1 में। हमारा सेकंड पार्ट इसी से संबंधित आएगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके जो सुझाव है वो हमें कमेंट में बताएं। आगे हम अगली क्लास में प्रस्तुत होंगे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद संबंधित पार्ट 2 के तहत। धन्यवाद।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.